मूवी की शुरुआत होती है साल 1981 से, जहां पर हमें पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट रमिका सिंह को दिखाया जाता है और वो इस शहर के सबसे बदनाम और सबसे खतरनाक माफिया के खिलाफ डेथ वारंट साइन कर रही होती है, जिसका नाम रॉकी होता है। यानी कि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर यस की। तो अब क्या रॉकी इनके डेथ वारंट के अकॉर्डिंग मारा जाता है या नहीं, ये हमें पता चलेगा KGF के चैप्टर 2 में। सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड KGF चैप्टर 1, जो कि मेरी तारीफ की मोहताज नहीं है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। अब सीन शिफ्ट होती है 2018 में, जहां पर हमें आनंद नाम के एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है, जिसने एक बुक लिखी थी और इस बुक का नाम एल डोराडो था, यानी कि खोए हुए सोने का शहर। और इस बुक में उसने रॉकी की पूरी जिंदगी की कहानी लिखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बुक को बैन करके उसके सारे कॉपीज को जला दिया। इसका मतलब कि इस बुक में कुछ तो ऐसा था जिसे गवर्नमेंट छुपाना चाहती थी, लेकिन उस बुक की एक आखिरी कॉपी किसी तरह 24 न्यूज चैनल वालों के हाथ लग जाती है। इसीलिए इस चैनल की मेन जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े आनंद जी का इंटरव्यू लेना शुरू करती है, जहां पर वो अपनी जुबानी रॉकी की स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है साल 1991 में, जहां पर हमें कर्नाटका में कोलार डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है। और फिर यहाँ पर एक ही साथ एक तो ये कि इसी दिन रॉकी का जन्म होता है, और दूसरा किसानों को कुएं की खुदाई के दौरान उन्हें कुछ चमकीले पत्थर मिलते हैं। इसीलिए उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं। उन सभी के साथ वहाँ सूर्यवर्धन नाम का एक और आदमी आता है, जो कि वहीं का रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। फिर जब ये बात पक्की हो जाती है कि वो चमकीला पत्थर सोना है, तो सूर्यवर्धन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर को मरवा देता है ताकि ये खबर बाहर ना जा सके। और फिर वो उस जगह का नाम रख देता है कुलार गोल्डफील्ड, यानी कि KGF। फिर जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली, तो सूर्यवर्धन उस जगह को गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए और वो वहाँ नराची नाम की एक कंपनी बनाता है, और सबको ऐसा दिखाता है कि ये एक लाइमस्टोन माइनिंग की कंपनी है, यानी कि एक सोने की पत्थर की खदान। सूर्यवर्धन जबरदस्ती गाँव के लोगों को नराची लाकर माइनिंग करवाता था और उनपे खूब जुल्म किया करता। अब दिन गुजरते जाते हैं और कहानी पहुंच जाती है साल 1961 में, जहां पर हम रॉकी को देखते हैं, लेकिन उसकी मां को कैंसर होने की वजह से वो अपने लाइफ की लास्ट स्टेज पर थी और गरीबी की वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रही थी। इसीलिए वो मरते मरते अपने बेटे रॉकी से कहती है, तुम जैसे भी जियो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी मरना एक अमीर और ताकतवर इंसान बनकर मरना। और इसीलिए रॉकी रोते हुए अपनी माँ से वादा करता है कि माँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बनूंगा। और फिर यहाँ पर रॉकी की माँ की डेथ हो जाती है, इसीलिए वो कर्नाटका छोड़कर मुंबई चला जाता है और अपना पेट पालने के लिए लोगों के जूते साफ करना शुरू करता है। उसके साथ साथ और भी अनाथ बच्चे थे, और उनमें से कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि मुंबई का बाप है सिट्टी, जिसके पास में हर कोई काम करना चाहता है और उससे हर कोई डरता भी है। फिर शाम होते हुए वो सारे बच्चे अपने कमाए हुए पैसे असलम को लाकर देते हैं, क्योंकि वही इन बच्चों से काम कराकर उन्हें खाना देता था। तभी असलम का एक आदमी उसे आकर बताता है कि भाईजान, पुलिस आजकल कुछ ज्यादा ही वसूली कर रही है। अगर हम एक पुलिस वालों को सुलटा दे तो बाकियों के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन ये काम करेगा कौन? तो पीछे से रॉकी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है, ये काम मैं करूंगा। और फिर वो उस एरिया में आ रहे पुलिस वालों के सर पर शराब की बोतल दे मारता है और वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से बाकी के पुलिस वाले उससे कुत्ते की तरह ढूंढने लगते हैं और उसे पकड़कर खूब मारते हैं। जिसके बाद असलम जाकर सेठी भाई से कहता है, वो मेरा हिच बच्चा था, मैंने तो बस मजाक में उस पुलिस वाले को मारने को कहा था। इसीलिए सेठी रॉकी को छुड़ा कर लाता है और उसे पूछता है, क्यों रे, तूने पुलिस वाले को क्यों मारा? रॉकी कहता है कि किसी आम आदमी को मारा तो पुलिस ढूंढती है, लेकिन अगर पुलिस को मारा तो तुम्हारे जैसे भाई ढूंढते हैं। जिसपे सेठी उसके डायलॉग को सुनकर काफी इम्प्रेस्ड होता है और उससे पूछता है कि क्या चाहिए रे तेरे को? जिसपे रॉकी कहता है, दुनिया। तो सेठी समझ जाता है कि इस गैंग में अब मर्द आ चुका है और फिर वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। गाइस, रॉकी के चप्पल का साइज तो छोटा था, मगर रास्ता बहुत ही बड़ा। और अब इसके साथ कहानी पहुंच जाती है साल 1978 में, जहां पर सूर्यवर्धन अपने काम को फैलाने के लिए 5 पार्टनर रख लेता है। नंबर 1 पर था कमल, जो कि KGF से निकले हुए सोने को वारका के अंदर पिघलाकर उसे इंडिया के चारों कोने में डिस्ट्रीब्यूट करवाया करता था। इंडिया के ईस्ट को संभाला करता था एंड्रयू और वेस्ट को सेट्टी संभालता था।
जो कि एंड्रयू का ही चेला था, जिसके अंडर में मुंबई और गुजरात आया करते थे, और उसके साथ साथ उसके पास सबसे बड़ी पावर थी रॉकी। वहीं नॉर्थ के अंदर गुरु पांड्यन और साउथ में थे राजेंद्र देसाई, जिसकी बैंगलोर के अंदर काफी बड़ी टीम थी। फिर एक दिन अचानक सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आता है और वो काफी बीमार रहने लगता है। इसीलिए वो गरुड़ा और अपने छोटे भाई अधीरा को बुलाता है। अब उसे ये डिसाइड करना था कि मेरे मरने के बाद मेरा ये साम्राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि उसके बीमार पड़ते ही उसके पांचों पार्टनर की नजर केजीएफ पर थी और पहली बार नराची में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। इसीलिए सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा से कहता है, अधीरा, जिस तरह से आज तक तुमने मेरी ईमानदारी के साथ सेवा करी है, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे बेटे गरुड़ा की भी इसी तरह से सेवा करोगे। ये कहकर वो कोमा में चला जाता है और इसी के साथ वो अपना पूरा साम्राज्य गरुड़ा को दे देता है। लेकिन अधीरा को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, जिस वजह से अब गरुड़ा और अधीरा के बीच टकरार शुरू हो जाता है। कभी अधीरा उसे मरवाने की कोशिश करता है तो कभी गरुड़ा, और फिर एक दिन गरुड़ा अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो अधीरा को जान से मरवा देता है। मगर गरुड़ा की प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती। इनके सोने पर इंडिया से बाहर भी किसी की नजर थी, जिसका नाम था इनायत खलील, जो कि दुबई के अंदर बैठा था और वो भी नराची पे कब्जा करना चाहता था। इसीलिए इनायत खलील मुंबई के डॉन दिलावर से हाथ मिला लेता है, क्योंकि वो सिटी के एजेंट्स में था। इसीलिए इनायत दिलावर को कहता है कि मैं दुबई से अपना सोना मुंबई भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा गोल्ड पूरे मार्केट में फैला दो। मगर मुंबई तो सिटी की थी और सिटी के पास में था उसका खास आदमी रॉकी, तो भला उसका गोल्ड यहाँ पर कैसे बिकता। इसी वजह से रॉकी अब दिलावर के लोगों को कुत्ते की तरह धोने लगता है, जो कि अब पहले से काफी बड़ा और पावरफुल हो चुका था। और रॉकी दिलावर के सारे आदमियों को मारकर उनकी डेड बॉडी को उन्हीं दुबई से आने वाले जहाजों के सामने पॉट पर लटका देता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे अलावा कोई यहाँ धंधा नहीं कर सकता। फिर जब ये खबर सिटी के बॉस एंड्रयू को मिलती है तो वो रॉकी से मिलने आता है और वो उसे एक काम देता है और कहता है, तुझे मेरे लिए बैंगलोर आना होगा और तेरा काम मैं तुझे वहीं पर बताऊंगा, और अगर तूने मेरा वो काम कर दिया तो ये अक्का मुंबई तुम्हारा, क्योंकि सिटी को मुंबई का डॉन बनाने वाला एंड्रयू ही था। ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सारे लोग रॉकी को सलाम ठोकते हैं और इसी के साथ रॉकी पहुँच जाता है बैंगलोर, जहाँ पर उसे रोड पर नाचती हुई एक लड़की मिलती है, जो कि काफी अय्यास थी और ये बैंगलोर के सबसे बड़े माफिया राजेंद्र देसाई की बेटी होती है और कमल की फियांसे भी, जिसका नाम होता है रीना। उसे देखकर रॉकी का दिल उस पर आ जाता है। फिर जब वो रीना को फ्लर्ट कर रहा था तो रीना के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने स्वैगी अंदाज में रीना के सारे आदमियों को अकेले ही ढेर कर देता है। फिर जब कमल को ये बात पता चलता है कि उसकी फियांसे को किसी ने छेड़ा है, तो वो अपने गुंडे को रॉकी को मारने के लिए भेजता है। मगर रॉकी भी कहाँ किसी से कम था, वो उन सभी को ठोक बजाकर रीना का ही ड्राइवर बनकर रीना के साथ साथ निकल जाता है। रीना उसे अपने साथ देकर अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। फिर जब रॉकी रोड पर जा रहा था तो उसकी नजर एक मजबूर और लाचार औरत पर पड़ती है, जो अपने बच्चे को गोद में लिए अपने गिरे हुए ब्रेड को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो उस ब्रेड को उठा नहीं पाती, जिस वजह से रॉकी अपनी कार को बीच सड़क पर लाकर रोक देता है और अपनी गन को कार की विंडो से बाहर निकालता है। तो वहाँ खड़े सारे लोग चुपचाप अपने कार में बैठ जाते हैं। फिर रॉकी अपने कार से नीचे उतरता है और वो ब्रेड उस माँ को देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि भूख की क्या कीमत होती है, क्योंकि किसी वक्त में मैंने भी इस भूख का सामना किया है, लेकिन तुम्हें भी जीने के लिए इन सब का सामना करना होगा, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी माँ। और ये कहकर रॉकी को अपने बचपन की याद आने लगती है। मगर तभी रॉकी को रोड पर वो ट्रक नजर आता है जिसके अंदर सोना ही सोना था। अब वो तो ये समझ रहा था कि सिटी के पास में जो माल आता है वो सीधे अफ्रीका से आता है, मगर जब वो किसी तरह उस गोल्ड के डब्बे को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारा माल तो बैंगलोर से आ रहा है, जिसका मतलब ये कि ये सारे गोल्ड इंडिया से ही निकलते हैं। तो वो सोचता है कि आखिर इन सभी के पीछे है कौन, ये गोल्ड का सारा माल है किसका, क्योंकि वो तो अभी तक ये सोच रहा था कि सेठी ही सबसे बड़ा गुंडा है, मगर अब उसे समझ में आ जाता है कि सेठी से भी बड़ा कोई है जिसका ये सारा सोना है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम रीना को एक क्लब में पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है, मगर इस बार रीना के साथ कमल भी था। तो कमल रॉकी को चैलेंज करता है कि अगर मर्द के बच्चे हो तो रीना को छू कर दिखाओ, और अगर तूने इसे छू लिया तो ये तेरी, जिस पर रॉकी उन सभी को धोने के बजाय वहाँ से जाने लगता है। तो कमल और उसके लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, फट गई क्या। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद रॉकी वहाँ पर एक पेट्रोल टैंकर को लेकर दीवार में दे मारता है, जिस वजह से पूरी पेट्रोल वहाँ जमीन पर बिखर जाती है और फिर वो अपनी सिगरेट जलाता है, जिस वजह से कमल और उसके लोगों की पैंट गीली होने लगती है। रॉकी रीना को टच करने ही वाला था, मगर फिर वो रुक जाता है और कहता है, मर्द वो नहीं
नहीं होता जो औरत को छूकर उसे अपना बना ले, बल्कि मर्द तो वो होते हैं जो उसे किसी और के छूने से बचा ले। रीना रॉकी की इन सब अदाओं को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर तभी कमल उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रीना के फादर राजेंद्र देसाई वहाँ आ जाते हैं और कमल से कहते हैं, कमल रुको, ये वही है जिसे हमने गरुड़ा को मारने के लिए बुलवाया है। जिसके बाद रॉकी और सूर्यवर्धन के सभी पार्टनर उसके बेटे गरुड़ा को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसपे गुरु पांडेयन कहते हैं वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला, इसीलिए वो लोग उसे बाहर बुलाने के लिए उसके पिता का स्टैचू बनवाते हैं और उसकी उद्घाटन करवाने के लिए वो लोग गरुड़ा को वहाँ बुलाते हैं। लेकिन हाई सिक्योरिटी की वजह से उसे वहाँ भी मार पाना मुश्किल हो रहा था। फिर रॉकी राजेंद्र देसाई की मदद से किसी तरह गन के स्पेयर पार्ट्स लेकर अंदर चला जाता है और उसे असेंबल करके उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन गरुड़ा के आदमी सभी जगह फैले हुए थे, जिस वजह से उसे उन सभी का प्लान का पता चल जाता है। और फिर जब वो उस स्टैचू से पर्दा हटाते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि वो स्टैचू तो सूर्यवर्धन की नहीं बल्कि गरुड़ा की है, जिसे उसने पहले ही बदलवा दिया था। और फिर वो कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी ही तुम सभी लोगों को जान से मरवा दूं, मगर मेरे पिता तुम लोगों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। जिस दिन मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, समझ लेना वही दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। और गरुड़ा की इस बात से उन पांचों की फटने लगती है और उन सभी के दिल में डर बैठ जाता है कि ना जाने कब सूर्यवर्धन की डेथ हो जाएगी और हम लोग भी मारे जाएंगे। वहाँ खड़ा रॉकी अपने आंखों से ये सब देखकर समझ जाता है कि गरुड़ा ही है जो इन सभी का बाप है। फिर रॉकी उन सभी से कहता है, आप लोग डरो मत, आप लोगों ने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है मैं उसे करके ही वापस जाऊंगा, इसीलिए अब समझ लो कि बेटा गरुड़ा तो गया। और फिर अब वो लोग नराची के बारे में बताते हैं कि ये वही जगह है जो किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ पर जबरदस्ती गांव से लोगों को लाकर जमीन में 900 फुट नीचे उनसे 12 घंटे काम करवाया जाता था और जो लोग भी काम करने के लायक नहीं होते वो उसे मार देते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी 3 मुश्किलें थी। सबसे पहली तो व्हाइट लैंड, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका और जिस किसी ने भी उसे पार करने की कोशिश की, क्योंकि इस व्हाइट लैंड के कुछ ही दूर पर होता है गरुड़ा का घर। और दूसरी थी नराची के दरवाजे और तीसरे थे वहाँ के सैनिक अधिकारी जिसका नाम था वनराम। ये तीनों ही चीजें मौत से कम नहीं थे, क्योंकि जो कोई भी उस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता या किसी सैनिक को आंख उठाकर देख भी लेता तो उसे मार दिया जाता। रॉकी के वहाँ आ जाने पर जैसे मानो की नई लहर सी दौड़ गई। वहाँ पर कुछ लोगों को तो ये भी लगने लगता है कि ये हमारा मसीहा है और यही हमें यहाँ से निकालेगा। फिर हमें व्हाइट लैंड के उस पार गरुड़ा को दिखाया जाता है, जो कि इतना बड़ा कमीना था कि उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। वहाँ पर वो कुछ बंदी बनाए हुए लोगों को खाने के लिए भरपेट खाना देता है। तो वहाँ खड़ा गरुड़ा का भाई जो कि लंदन से पढ़कर आया था, वो अपने सिक्योरिटी से पूछता है कि ये तो वो लोग थे जो गरुड़ा को मारने आए थे, तो ये इन्हें इतना खिला पिला क्यों रहे हैं। तो उसका सिक्योरिटी उसे बताते हैं कि आने वाली काली माँ की पूजा पर वो बकरों की नहीं बल्कि इन सभी को हलाल करने वाला है। अब सीन शिफ्ट होती है केजीएफ में, जहाँ पर गरुड़ा के सैनिकों को ये पता चलता है कि एक अंधा बूढ़ा यहाँ मौजूद है जो किसी काम का नहीं है। तो वो लोग उसे मारने के लिए अंडरग्राउंड में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा रॉकी का दिल ये सब देखकर रो उठता है, इसीलिए वो भी अंडरग्राउंड में चला जाता है और वहाँ मौजूद सारे सैनिकों को खूब मारता है और उस बूढ़े को बचा लेता है, जिस वजह से केजीएफ के 20,000 गुलाम रॉकी को अपना भगवान मान लेते हैं। और अब वो लोग रॉकी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और अब वो दिन आ ही जाता है जब काली माँ की पूजा होने वाली थी। एक तरफ तो गरुड़ा माँ काली की पूजा के लिए निकला होता है और दूसरी तरफ उसका खास सैनिक वनराम गरुड़ा के पूरे घर के अंदर रॉकी को ढूंढ रहा था कि कहीं वो इंसान यहाँ तक तो नहीं आ गया जिसने बाकी के सैनिकों को मारा था। फिर गरुड़ा अपने ही उन 3 लोगों का बलि देने लगता है, मगर जैसे ही वो 2 लोगों का गला काटता है तो उधर वनराम को पता लगता है कि वो तीसरा शख्स जिसकी बलि देने जाने वाली थी उसकी डेड बॉडी तो नराची के अंदर मरी पड़ी है। तो आखिर वहाँ पर जो तीसरा शख्स है वो कौन है? तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉकी ही है। और फिर तभी रॉकी पानी के अंदर से बाहर निकलता है और गरुड़ा के ही तलवार से उसका ही गला काट देता है और इसी के साथ नराची के मेन विलन की दी एंड हो जाती है। लेकिन गरुड़ा के 400 सिपाही अगर चाहते तो रॉकी को उसी वक्त गोलियों से भून देते, लेकिन रॉकी के साथ तो नराची के 20,000 गुलाम थे, जिस वजह से वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। और इसी के साथ अब पूरी नराची यानी कि पूरी केजीएफ अब रॉकी की हो चुकी थी और इसी के साथ केजीएफ चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाती है।